जय हमारी कैप में आज हम बात करेंगे एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड फिल्म की, जिसका नाम है हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। फिल्म की कहानी फर्नांडो से शुरू होती है, लेकिन फिल्म की तरफ वापस चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्नांडो एक आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था और वो अभी भी अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा था। एक रात जब वो घर वापस जा रहा था तो तेज बारिश की वजह से वो एक जगह सिगरेट पीने के लिए रुक जाता है। सिगरेट खत्म करने के बाद वो उसे फेंक देता है और वो सिगरेट बारिश के पानी के साथ बैंक ऑफ रियो के सामने मौजूद गटर में चली जाती है और अपने नेचर के हाथों मजबूर फर्नांडस नीचे गटर में जाता है। और यहीं उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने एक बैंक लूटने का प्लान बनाया है, लेकिन सेबेस्टियन की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो फर्नांडो से एग्री करता है। लेकिन उसका ख्याल था कि इस प्लान के लिए बहुत सी कार्स, टूल्स और पैसों की जरूरत है, इसलिए फर्नांडो एक फाइनेंसर की तलाश शुरू कर देता है। इसके बाद फर्नांडो अपने एक दूसरे दोस्त डिबोजा से मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से डिबोजा के पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो फर्नांडो को मारियो से मिलने का मशवरा देता है। इसके बाद अगले सीन में मारियो नजर आता है, जो कि रात में एक ऑफिस में चोरी कर रहा है और तिजोरी खोलकर उसमें से पैसे निकाल लेता है। और चोरी के दौरान मारियो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे ये उसके लिए बच्चों का खेल है। अगले दिन फर्नांडो मारियो से एक कैफे में मिलता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। पहले तो मारियो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन फिर फर्नांडो उसे ये कहकर मना लेता है कि अगर उनका ये प्लान काम कर गया तो उन्हें जिंदगी भर किसी भी छोटी मोटी चोरी की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद फर्नांडो मारियो के साथ उसी लोकेशन पर पहुंचता है और मेन हॉल में मेजरिंग टेप डाल देता है। इसके बाद वो और मारियो सीवरेज में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन के बाद फर्नांडो कहता है कि वो बहुत ज्यादा दौलत हासिल करने से सिर्फ 18 मीटर दूर हैं। अगले सीन में फर्नांडो, डिबोजा और मारियो चोरी के बारे में प्लान बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। वो बैंक तक एक सुरंग खोदने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बैंक के कमरों में मोशन सेंसर लगे हुए थे। लेकिन फर्नांडो का कहना था कि मोशन सेंसर्स मोशन डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि वो टेम्परेचर में तब्दीली को नोट करते हैं। इसलिए उसने स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाया जो उनके बॉडी टेम्परेचर को छुपाने में मदद कर सकता था। अब बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि लॉकर कैसे खोला जाए, इसलिए अगले दिन वो मजीद इन्वेस्टिगेशन का फैसला करते हैं। फर्नांडो सेबेस्टियन के साथ बैंक के अंदर जाने से पहले पार्किंग लॉट की अपने कैमरे से पिक्चर्स लेता है। अंदर सेबेस्टियन एक नकली अकाउंट खुलवाता है और इसी दौरान फर्नांडो बैंक की पिक्चर्स ले लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो जल्द ही पकड़ा जाता है और गार्ड्स उसे पकड़कर इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि ये सब भी उनके प्लान का एक हिस्सा था और फर्नांडो मौके का फायदा उठाते हुए लॉकर रूम का अच्छी तरह जायजा लेता है। इसके बाद गार्ड्स उसके कैमरे को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता और उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फर्नांडो ने पकड़े जाने से पहले ही कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। इसके बाद फर्नांडो और सेबेस्टियन अपनी मेमोरी की मदद से बैंक का नक्शा बनाते हैं। फिर फर्नांडो एक छोटे कमरे से बैंक में घुसने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो मेन हॉल का बैंक से फासला एक बाइसिकल की मदद से मेजर करते हैं कि टायर कितनी बार चक्कर खाया। इसके बाद फर्नांडो कैलकुलेशन करके सुरंग का एंगल सेट करता है और यहाँ ये भी पता चलता है कि वो तमाम पैसा जो वो चुराने वाले थे वो इंश्योर्ड था, इसलिए बैंक या किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला था। उसी रात फर्नांडो और तमाम ग्रुप सीवरेज में जाकर सुरंग खोदना शुरू करते हैं और अगले दिन वो एक नए मेंबर अल्बर्टो को ग्रुप में शामिल करते हैं और उसका काम बैंक से भागते हुए गाड़ी ड्राइव करना था। अब फर्नांडो को 400 लॉकर्स खोलने का तरीका ढूंढना था और इस मकसद के लिए पहले वो ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करने का सोचते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें एक लॉकर खोलने के लिए 1.5 मिनट चाहिए था। यानी 400 लॉकर्स खोलने के लिए उन्हें कम से कम 7 घंटे का टाइम चाहिए था। इसलिए फर्नांडो बैंक का एक लॉकर रेंट पे लेने का प्लान बनाता है। अगले दिन मारियो उसी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में एक लॉकर रेंट पे लेता है और लॉकर खोलते वक्त वो उसके लॉक को बहुत गौर से देखता है। इसके बाद मारियो और उसके साथी एक रंग बिरंगी वैन चुराते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करते वक्त उस वैन को देखकर पुलिस आ जाती है और ये सोचकर वो घबराने लगते हैं कि शायद वो पकड़े गए हैं। लेकिन किस्मत से उसी वक्त अल्बर्टो और उसकी वाइफ वहाँ आ जाते हैं और वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि वो आपस में दोस्त हैं,
इसके बाद ये तमाम ग्रुप सुरंग खोदना जारी रखता है, लेकिन एक दिन बदकिस्मती से उनकी ड्रिल टूट जाती है। इस मौके पर फर्नांडो एक नई ड्रिल खरीदने का कहता है, लेकिन मारियो इस पर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो पहले ही काफी पैसा इस काम में खर्च कर चुका है। उसी रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो दोनों आसमान के नीचे लेटे सितारों को देख रहे थे। इसके बाद वो सितारों के बारे में बात करते हैं कि कैसे असल में वो सितारों को नहीं बल्कि उनको माजी को देख रहे हैं, क्योंकि सितारों की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कई 100 साल लग जाते हैं। इसलिए हमें देखने पर लगता है कि वहाँ सितारे हैं, लेकिन असल में वो वहाँ नहीं होते। और ये बात करते ही अचानक फर्नांडो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन ही मारियो से मिलने जाता है। फर्नांडो मारियो को बताता है कि उसने इस प्लान का आखिरी हल ढूंढ लिया है। वो बताता है कि जब बैंक खुला और बंद होता है तो उसे मुकम्मल सिक्योरिटी में रखा जाता है, लेकिन बैंक खुलने और बंद होने की सिक्योरिटी अलग अलग होती है। बैंक के पास कैश रॉबरी रोकने के लिए अच्छी सिक्योरिटी है और टनल रॉबरी को रोकने के लिए अच्छा प्लान है, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे किए जाएं तो इसे रोकने का बैंक के पास ना तो प्लान है और ना ही सिक्योरिटी। फर्नांडो का प्लान था कि वो वर्किंग आवर्स के दौरान बैंक में मोशन सेंसर्स और अलार्म से बचते हुए घुस जाएं, जिससे पुलिस को ये लगेगा कि ये छोटे मोटे चोर हैं और वो पेटी कैश के लिए चोरी कर रहे हैं। इसके बाद वो पुलिस को ये यकीन दिला देंगे कि वो सामने के दरवाजे से निकलने का प्लान रखते हैं और इस तरह पुलिस को सुरंग के रास्ते भागने का शक भी नहीं होगा। और ये सुनते ही मारियो बहुत खुश हो जाता है और उसे ये आइडिया काफी पसंद आता है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उन्होंने बैंक में रॉबरी करना थी। सभी अपनी फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए अपनी उंगलियों पर ग्लू लगा रहे थे। इसके बाद सेबेस्टियन को सीवरेज में भेज दिया जाता है। इसके बाद सब बैंक में घुसकर मास्क लगा लेते हैं। मारियो फर्स्ट फ्लोर पर काम करता है, जबकि फर्नांडो और अल्बर्टो बेसमेंट में चले जाते हैं और इसके साथ ही वो अपनी गन्स निकाल लेते हैं और सबको जमीन पर लेटने का ऑर्डर करते हैं। और एक गार्ड ये सब कुछ सीसीटीवी पर देखता है और वो फौरन ही पुलिस को इतला देता है। उधर फर्नांडो गार्ड की सारी बात अपने वॉकी टॉकी पर सुन लेता है। दूसरी तरफ मारियो कैशियर को पैसे बैग में भरने के लिए कहता है, जबकि अल्बर्टो पार्किंग गेट को ताला लगाने जाता है और आखिर पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद फर्नांडो एक आदमी को गन पॉइंट पर लिए हुए वहाँ आता है और उस आदमी को मारने की धमकी देता है कि वो उस आदमी को मार देगा अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की। इसके बाद फर्नांडो बैंक में वापस जाता है और अपने साथियों को बताता है कि उनके प्लान का फर्स्ट फेज मुकम्मल हो गया है। ये सुनते ही मारियो एक औरत को गन पॉइंट पर रखकर गार्ड को सीसीटीवी रूम से बाहर आने का कहता है और गार्ड ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है और मारियो उसे बैंक से बाहर निकालने से पहले उसकी गन ले लेता है। इसके बाद वो बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरास को तोड़ देते हैं। इसके बाद फर्नांडो उसी छोटे कमरे में जाकर अलमारी को साइड पर करता है और दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर सुरंग के जरिए अंदर आता है। इसके बाद वो दोनों कुछ टूल्स अपनी कार से निकालते हैं और बैंक की तरफ भरते हैं। इसके बाद वो एक खास मशीन को जोड़ना शुरू करते हैं और एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि सेबेस्टियन ने लॉकर्स को तोड़ने के लिए एक खास मशीन बनाई थी जो किसी भी लॉकर को सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में तोड़ सकती थी। इसके बाद वो सब अपनी घड़ियों पे टाइम सेट करते हैं और इसके साथ ही सेबेस्टियन लॉकर्स तोड़ना शुरू करता है। इसी दौरान पुलिस, मीडिया और बैंक में हाईजैक लोगों के रिश्तेदार बाहर जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस चीफ सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और बैंक के अंदर के हालात के बारे में जानता है। इसी दौरान उन्हें अंदाजा होता है कि पुलिस बैंक की छत से अंदर आने का प्लान रखती है। इस पर मारियो उसी फोन से जो उसने गार्ड से लिया था पुलिस चीफ को कॉल करता है और एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि फर्नांडो ने इन तमाम हालात के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी, इसीलिए उन्होंने मारियो को निगोशिएशन की टेक्निक सिखाई थी। इसलिए मारियो चीफ से बात करता है और उसे कहता है कि वो फोर्स को वापस बुला ले, वरना वो एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देगा। चीफ उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसके बदले वो अपने 2 स्नाइपर्स को साथ वाली बिल्डिंग पर तैनात कर देता है। इसके बाद वो मारियो से उसकी डिमांड्स पूछता है, जिस पर मारियो से कहता
ہے کہ وہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ اٹارنی سے بات کرنا چاہتا ہے اور چیف اس کی بات مان لیتا ہے اور اس سے 1 گھنٹے کا وقت مانگتا ہے۔ اسی دوران سیباسٹین اور فرنینڈو نے بہت سارے لاکرز توڑ دیے تھے جس میں انہیں بہت سا کیش، سونا اور بہت سی قیمتی چیزیں ملی تھی۔ دوسری طرف پولیس بھی حالات کا جائزہ لے رہی تھی کیونکہ بینک میں گھسنے کے صرف 2 ہی راستے تھے، ایک مین گیٹ، دوسرا پارکنگ لاٹ۔ اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک عام سی روبری ہے۔ اس کے بعد چیف ایک دفعہ پھر ماریو سے بات کرتا ہے اور اسے سرنڈر کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ماریو کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کسی کو زخمی نہیں کیا، جس پر چیف نے کہا کہ انہیں منیمم سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد چیف اس کے لیے ایک وکیل کرنے کی آفر بھی کرتا ہے اور اس کے بعد ماریو اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے وقت مانگتا ہے۔ ادھر سیباسٹین اور ماریو ایک ایک کر کے مزید لاکر توڑ رہے تھے اور اسی دوران پولیس باہر ان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت کا فون بجنے لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے اور ماریو اسے ہیپی برتھ ڈے وش کرتا ہے اور وہاں موجود ایک دوسرے آدمی سے چاکلیٹ چھین کر بوڑھی عورت کو برتھ ڈے گفٹ کے طور پر دیتا ہے۔ اس کے بعد ماریو اس بوڑھی عورت کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کے سامنے آتا ہے اور چیف سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ اس نے 15 سال جیل میں گزارے ہیں اور وہ صرف اسی صورت میں سرنڈر کرے گا جب ڈسٹرکٹ اٹارنی اسے یقین دلائے گا کہ اسے کم سے کم سزا ہوگی۔ اور یہ سنتے ہی چیف سنائپرز کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ماریو بھی کھڑکی سے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پلان کا ایک حصہ تھا تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ پولیس ان پر گولی چلانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اسی دوران ڈسٹرکٹ اٹارنی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ماریو سے بات کرتا ہے، لیکن اچانک ہی ماریو اسے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ماریو ڈی اے سے بات کرنے کی بجائے اپنے وکیل سے بات کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جب اس سے اس کے لائر کا نمبر پوچھا جاتا ہے تو وہ وہاں پر موجود ایک فون میں سے ایک فیک نمبر انہیں دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی ایک نقلی لائر بن کر ڈی اے سے بات کرتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھیوں کو مزید وقت مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ماریو تمام لوگوں کو زمین پر الٹا لیٹنے کے لیے کہتا ہے اور اسی دوران وہ لوٹے ہوئے تمام پیسے اور سونے کو سرنگ کے ذریعے شفٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماریو اپنا فون بند کر دیتا ہے اور اسی وقت چیف کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت چیف کی نظر مین ہال پر پڑتی ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھاگنے کا ایک دوسرا پلان بنا لیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوٹا ہوا سامان ایک بوٹ میں رکھنے کے بعد فرنینڈو اپنی تمام گنز والٹ میں ہی چھوڑ دیتا ہے اور اسی وقت ایک فلیش بیک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام گنز اصل میں ٹوائز تھے کیونکہ فرنینڈو کسی بھی آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ماریو بھی سب لوگوں کو زمین پر لیٹا رہنے کا کہہ کر نیچے بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی تمام لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے فون اٹھا کر اپنے رشتہ داروں کو کال کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی چیف سیوریج میں اپنی فورسز کی ایک ٹیم بھیجتا ہے اور اسی وقت باقی تمام پولیس بینک کے سامنے والے دروازے سے اندر گھستی ہے اور اسی وقت ماریو اور فرنینڈو سارے ثبوت مٹا کر ٹنل کے ذریعے اپنے ساتھیوں سے جا ملتے ہیں۔ اسی وقت ایک اور فلیش بیک میں پتہ چلتا ہے کہ فرنینڈو کو اندازہ تھا کہ پولیس سیوریج کے بارے میں جان لے گی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی واٹر لیول بڑھانے کے لیے ایک بند بنایا تھا اور اس وجہ سے اب وہ موٹر بوٹ کے ذریعے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا سکتے تھے۔ دوسری طرف چیف اسی روم تک پہنچ جاتا ہے اور آخرکار اسے وہ سرنگ مل جاتی ہے، لیکن اس کے آگے راستہ بند کرنے کے لیے ایک ہینڈ گرنیڈ لگایا گیا تھا۔ لیکن اسی وقت چیف کو پتہ چل جاتا ہے کہ سبھی ہتھیار نکلی تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بم بھی نکلی تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ چور پہلے ہی بھاگ چکے تھے اور وہ ایک دوسرے مین ہال سے اپنی گاڑی تک تمام سامان آسانی سے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اس وین کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ البرٹو کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور لوٹے ہوئے سامان کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اب کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ سبھی اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک دن البرٹو کی بیوی البرٹو کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور وہ اس چیٹنگ پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ پولیس میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے پولیس کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس بینک کی چوری میں ملوث تھا۔ آخرکار وہ سبھی ایک ایک کر کے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 7 مہینے کے بعد کا سین نظر آتا ہے۔ فرنینڈو جیل سے رہا ہوتا ہے اور ماریو اپنی لگژری کار کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فرنینڈو نے پکڑے جانے کے بعد کا بھی پلان بنایا تھا
था और इसी मकसद के लिए उसने जानबूझकर नकली हथियार इस्तेमाल किए थे ताकि उनके हाथों से किसी को नुकसान ना हो, और इसी वजह से उन्हें कम से कम कैद की सजा सुनाई गई। और इसके अलावा उन्होंने लूट के सामान का एक बड़ा हिस्सा पहले ही अलग कर लिया था, क्योंकि बैंक्स लॉकर्स का रिकॉर्ड नहीं रखते और एक अंदाजा था कि बैंक में मौजूद लॉकर्स में कैश और ज्वेलरी तकरीबन $25 मिलियन की थी, लेकिन पुलिस सिर्फ $1 मिलियन और 8 किलो सोना ही रिकवर कर पाई। और अब फर्नांडो और उसके बकाया तमाम साथी बकाया तमाम दौलत के साथ तमाम जिंदगी ऐश कर सकते थे।